हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आपको जिस एक्सेल प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार था वो आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर गणना प्रपत्र गुरुदेव की असीम कृपा आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। कड़ी मेहनत के साथ इस एक्सेल प्रोग्राम को तैयार किया गया है। ये एक्सेल प्रोग्राम सभी कार्मिकों के लिए समान रूप से तैयार किया गया है, चाहे वो जीपीएफ का कार्मिक हो, चाहे वो एनपीएस का कार्मिक हो, चाहे वो पीडी हेड का कार्मिक क्यों न हो, सभी के लिए ये समान रूप से कार्य करेगा। वैसे इस प्रोग्राम के संकलन व इसकी कैलकुलेशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर कहीं त्रुटि रह जाती है तो आप विभाग के नियम और विभाग के वेबसाइट की जो कैलकुलेशन है उनको ही सर्वोपरि माने। इस एक्सेल प्रोग्राम की जानकारी से पहले एक विनम्र आग्रह कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें तथा इस एक्सेल प्रोग्राम और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी साथी इनसे लाभान्वित हो सके तथा वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो पर आए लाइक और कमेंट ही हमारी ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत हैं। अब इस एक्सेल प्रोग्राम की विधिवत जानकारी, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे ही आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं तो पहली समस्या आती है फॉन्ट से रिलेटेड। अगर आपके पीसी के अंदर हिंदी फॉन्ट कुर्तीदेव 10 नहीं है तो आप जरूर अपने पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर उसको जरूर इंस्टॉल करें। आजकल ये फ़ॉन्ट गूगल पर मिल जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पीसी के अंदर जो फ़ॉन्ट फोल्डर होता है उसके अंदर उसको पेस्ट करना होता है। आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात ये समस्या आती है कि ये एक्सेल सीट मिलेगी कहाँ। ये एक्सेल सीट आप गूगल पर जाकर हीरालाल जाट लिख कर सर्च करेंगे तो मेरा पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की विभिन्न वेबसाइटों पर यह सीट अवेलेबल रहेगी और इस सीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। एक अति महत्वपूर्ण जानकारी, आप इस एक्सेल प्रोग्राम पर कार्य करने से पहले इनकम टैक्स विभाग के नए जो नियम्स है, रूल्स है, उसको जरूर पढ़ें। इनकम टैक्स की विभाग की जो नई वेबसाइट है उसका जरूर अवलोकन करें, उसको विजिट करें और जो लेखा विज्ञ है उसको भी आप जरूर पढ़ें। इस एक्सेल प्रोग्राम के अंदर वैसे पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी विभाग के नियम सर्वोपरि हैं, सिरोधार्य हैं। इस एक्सेल प्रोग्राम के अंदर कुल 10 सीटें हैं, जिसके अंदर जो पहली सीट है वह है इंस्ट्रक्शन सीट यानी निर्देश आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वर्क करने के अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इसके अंदर जो मोस्ट ड्यूरेबल वर्क है वो है, इसके अंदर 3 सीटें। वैसे ही इसके अंदर 10 सीट है लेकिन आपको वर्क 3 सीट पे करना है। एक सीट है मास्टर डाटा सीट, दूसरी है GA55 चेक एंड एडिट सीट और तीसरी सीट है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। इन 3 सीट पर ही आपको वर्क करना है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है। बाकी जितनी सीटें हैं सब रिपोर्ट जनरेट करने वाली हैं। आपको केवल मात्र प्रिंट लेना है और प्रिंट भी आपको A4 साइज के पेज पर पेज सेट मिलेगा, आपको प्रिंट लेना है उसका। आपको यदि आयकर विभाग की जो नई और विद्यमान कर स्लैब है उसको अगर देखना है तो आप जो इंस्ट्रक्शन सीट है उस पर लिखा है ओनली पुट हेयर कर्सर। अगर आप यहाँ पर केवल मात्र कर्सर ले जाएंगे तो कर स्लैब है वो आपके सामने शो हो जाएगी, आप आसानी से उसका अवलोकन कर सकते हैं। और आप जैसे ही यहाँ से कर्सर हटाएंगे तो ये आपके सामने जो विजुअल है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। मैं एक बार पुनः आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो एक्सेल प्रोग्राम है ये सभी कार्मिकों के लिए समान रूप से तैयार किया गया है, चाहे वो जीपीएफ का कार्मिक है, चाहे वो एनपीएस का कार्मिक है, चाहे वो पीडी हेड का कार्मिक है, किसी भी हेड का कार्मिक है उसके लिए ये एकमात्र एक्सेल प्रोग्राम सभी के लिए समान रूप से वर्क करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने वर्क कर लिया है। आपको केवल अपनी कैलकुलेशन करनी है। वैसे कैलकुलेशन के अंदर हमने बहुत माथापच्ची की है, बड़ी सावधानी रखी है, फिर भी कहीं त्रुटि रह जाती है, कई बार मानवीय भूल रह जाती है तो विभाग के नियम, विभाग के जो भी नियम हैं वो हमें मानना है। इसमें तैयारकर्ता को आप दोषी नहीं माने, क्योंकि वो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है।
इसके अलावा इंस्ट्रक्शन शीट पर जो ये हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, साथ ही साथ हमने चैनल का लिंक भी यहाँ पर दे दिया है, और आयकर से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हमने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने यहाँ पर अवेलेबल करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस एक्सेल सीट पर कहाँ से वर्क करना है, शुरुआत कहाँ से होगी। तो सबसे पहले जो मास्टर डाटा सीट है वो ओपन करनी है। जैसे ही आपके सामने ये मास्टर डाटा सीट आएगी तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसको हमने 4 पार्ट के अंदर बांट दिया है ताकि आप इसमें आसानी से वर्क कर सकें। इसका जो पहला पार्ट है वो है एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल। इसका जो दूसरा पार्ट है वो एम्प्लॉय की पे डिटेल से रिलेटेड है, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो कार्मिक के जो पे और डिडक्शन दोनों से रिलेटेड है, वो यहाँ पर हमने कॉलम्स दे दिए हैं। और जो चौथा पार्ट है इसका वो पार्ट ऑप्शनल पार्ट है। इसके अंतर्गत अगर कार्मिक की कुछ अतिरिक्त कटौतियाँ हैं या अतिरिक्त कोई वेतन मिला है या अन्य जो अभी वर्तमान में 28% दिया हुआ, साथ ही साथ अगर कोई एनपीएस कार्मिक है और उसको आरजीएचएस के अंदर ऑप्शन देखकर कटौती करवानी है तो यहाँ पर उनके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करोगे तो पीछे कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। हमारे राज्य भर में ऐसे कई कार्मिक हैं जिन्हों को जनवरी 21 और फरवरी 21 का कोई वेतन अगर नहीं मिला है तो अगर वो यहाँ पर ऑप्शन दे देता है कि तो उसका कैलकुलेशन भी इस आयकर गणना प्रपत्र के अंदर हो जाएगा। अदरवाइज इन कॉलम को आप नो के अंदर ही रहने दें। सबसे पहले जो एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है उसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 या 4 कॉलम आप भर दीजिए, जैसे आपके ऑफिस का नेम, एम्प्लॉय नेम, स्कूल नेम और डिजिग्नेशन और डीडीओ वगैरह, ये आप ज़रूर भरें, पे नंबर वगैरह। उसके अलावा ज़्यादातर ऑप्शन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर नहीं भी होंगे तो भी चल जाएंगे, लेकिन आप जो भी ऑप्शन भरेंगे ये प्रोग्राम आपको सावधानी से भरवाएगा, आपसे कोई भी त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से की हुई है। मान लीजिए आप एम्प्लॉय नेम के अंदर उस कार्मिक के नाम की जगह आप कोई अंक लिख देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोग्राम आपको रोक देगा। ये कहेगा अरे भाई नाम लिखना है, टेक्स्ट में लिखना है, यानी आप यहाँ पर अंक या डिजिट नहीं फिल कर सकते। ये प्रोग्राम आपको यहीं रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, तो आपसे कोई प्रकार की त्रुटि होगी नहीं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब जैसे ये ऑप्शन है आपके सामने आधार नंबर भरने का, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप जरूर नहीं है इसको फिल करें, लेकिन अगर आप इसको फिल करते हैं तो इसको आप 12 डिजिट यानी 12 अंकों में ही फिल कर सकते हैं। अगर आप भूल से भी कम डिजिट करके आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे तो ये आपको रोक देगा। ये कहेगा यहाँ पर 12 अंकों में आधार नंबर लिखने हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये आप गलत एंट्री इंदराज कर ही नहीं सकते। यदि आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसको कॉलम को रिक्त छोड़ देवे, खाली छोड़ देवे। इसका जो अंतिम बिंदु है पीडी हेड सेलेक्ट, ये महत्वपूर्ण है। अगर कार्मिक पीडी हेड का है तो आप इसको जरूर यस में सेलेक्ट करें, ताकि जो आयकर गणना प्रपत्र तैयार होगा वो पीडी हेड के अनुसार होगा, और अन्यथा आप इसको नो के अंदर ही रहने देवें। तो ये है एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल। अब चलते हैं अगले पार्ट में जो एम्प्लॉय की पे डिटेल से रिलेटेड है, और ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा गणना प्रपत्र इसी भाग पर निर्भर करेगा। इस पार्ट के अंदर जो भी जानकारी आपसे पूछी गई है उसको अच्छे से फिल करें। इसके अंतर्गत जो पहला ऑप्शन है वो समर्पित वेतन से है, यानी सरेंडर से। अगर आपको सरेंडर वेतन उठाया है या लिया है या आपको मिला है तो आप जरूर इसको यस में सेलेक्ट करें। अगर आप इसको यस करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन और खुल जाएगा, यदि हाँ तो माह सेलेक्ट करें, यानी आपने वो सरेंडर या समर्पित वेतन किस माह में लिया है वो यहाँ आपको माह फिल करना है। ये भी आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें से महीना सेलेक्ट करना है। आपको जिस भी माह के अंदर ये सरेंडर वेतन मिला है वो महीना सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको ये सरेंडर नहीं मिला है तो यहाँ आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही नो सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। आगे चलते हैं एज के अनुसार, अर्थात
आयकर जो गणना प्रपत्र हैं वो 3 पार्ट में तैयार होता है। एक तो अंडर 60 यानी जो कार्मिक अभी वर्तमान में पद स्थापित हैं यानी लगे हुए हैं, सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, तो उनके लिए अलग से कैलकुलेशन है। और जो सेवानिवृत्त हो गए लेकिन वो 80 साल से कम है तो एबो 60 आएगा। और अगर सीनियर सिटीजन हैं और वो 80 साल और उससे अधिक एज के हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन आएगा। आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आयकर गणना प्रपत्र और उसकी कैलकुलेशन उसी अनुरूप पीछे तैयार होगी। अगला जो ऑप्शन है वो है बोनस से रिलेटेड। अगर आपको बोनस मिला है तो यहाँ पर यस करना है। और बोनस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है अगर आप यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर ले जाकर रखा तो सामने बोनस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपके सामने एक इमेज के रूप में दिखाई दे रही है। आप उसका अवलोकन जरूर करेंगे और जैसे ही यहाँ से आप कर्सर हटाएंगे तो ये आपके सामने जो भी विजुअल हो रहा है वो आपके सामने हाइड हो जाएगा। अगर मैं रेगुलर कार्मिक हूँ और मुझे अगर बोनस मिला है यानी मैं लेवल 12 से नीचे कार्मिक हूँ तो मुझे ज़रूर बोनस मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करता हूँ यस, तो मैं यस सेलेक्ट करते ही नीचे आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने माह का बोनस मिला है। कई कार्मिक ऐसे होते हैं जिनका अभी प्रोबेशन ख़त्म हुआ है और अगर उसने 6 माह और उससे अधिक सेवाई हुई है तो उसके लिए यहाँ पर माह सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कितने माह का आपको बोनस बनाना है। 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, जो भी माह है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट बटन दे रखा है और बाकी आप इसको 12 यानी 12 रहने देवे। अब चलते हैं आगे। अगला ऑप्शन है विकलांग भत्ता। अगर विकलांग भत्ता मिल रहा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जैसे ही आप यस करेंगे नीचे राशि यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर चेंज भी करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। यदि आपको विकलांग भत्ता नहीं मिल रहा है तो आप इस कॉलम में नो सेलेक्ट करें और जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये राशि हाइड हो जाएगी यानी ये राशि अब अदर्शी होगी आपके सामने से। अगला जो ऑप्शन है वो रेगुलर पे और फिक्स पे से रिलेटेड है। यदि आपको रेगुलर पे मिल रहा है तो रेगुलर पे रहने दें और अगर आपको फिक्स पे मिल रहा है, आप नियमित नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ फिक्स पे सिलेक्ट करना है। अगला जो ऑप्शन है वो HRA से रिलेटेड है। HRA जो हमें 8% मिल रहा था वो हमें सेलेक्ट करना है 8% और अगर 16% मिल रहा था तो हमें यहाँ पर 16% सेलेक्ट करना है। ये जुलाई 2021 से पहले का है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो GPF और NPS से रिलेटेड है। जो कार्मिक 2004 से पहले के लगे हुए हैं वो GPF के अंतर्गत आते हैं और जो कार्मिक 2004 से बाद नियुक्त हुए हैं वो NPS के अंदर आएंगे। उसके अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसी के अनुरूप पीछे GA55 और कैलकुलेशन तैयार होनी है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर बारीकी से देखते हुए सिलेक्ट करें। उसके बाद आएगा CCA और ये CCA क्या है? राजस्थान के जो 5 बड़े शहर हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर और बीकानेर, इन 5 शहरों को ये CCA मिलता है और वो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे आगे एक ऑप्शन खुल जाएगा उसके सामने कि सिटी सेलेक्ट करें। अब कौन सी सिटी है आपकी वो सेलेक्ट करनी है। इसमें से ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, इनमें से सेलेक्ट करना है। और ज़्यादातर जो शहर हैं वो CCA नहीं मिलता है, इसलिए आप यहाँ पर नो ही रहने देवे और जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ से ऑप्शन गायब हो जाएगा। अगला जो कॉलम है वो 7 पे का जो न्यू अभी HRA हैं वो सेलेक्ट करना है। यानी जुलाई 2021 और उसके बाद आपका HRA बढ़ चुका है। HRA 9% हो गया और 18% हो गया है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन भी दे रखे हैं। आगे चलोगे तो यहाँ पे मैट्रिक लेवल है, आपको केवल संख्या लिखनी है। ये L करके जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो ये महत्वपूर्ण है वो है आपकी बेसिक जो मार्च 2021, 1 मार्च 2021 को जो आपकी बेसिक थी वो बेसिक यहाँ पर लिखनी है। इसको अच्छे से लिखें क्योंकि पूरे गणना प्रपत्र की जो गणना होनी है वो इसी बेसिक के आधार पर होनी है। अगला ये कॉलम है, अगर आपका बेसिक परिवर्तन हुआ है इंक्रीमेंट को छोड़कर,
अगर आपका एसीपी या फिटमेंट या अन्य किसी कारण से अगर आपका वेतन परिवर्तन हुआ है तो वेतन यहाँ लिखना है और आगे यहाँ पर माह सेलेक्ट करना है किस माह में वो परिवर्तन हुआ है। आप जो नियमित 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है उसको कदापि नहीं लिखें, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। इंक्रीमेंट के अलावा आपका कोई बेसिक में अंतर आया है तो वो आप यहाँ पर राशि लिखकर नीचे वो माह सेलेक्ट कर देवें ताकि पीछे कैलकुलेशन आसानी से हो सके। अब आपके सामने माह का 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जो माह सेलेक्ट करेंगे उस माह से आपका GA55 पीछे तैयार होगा। आप इसको जरूर नोट कर ले एक बार कि आप यहाँ जो माह सेलेक्ट करेंगे उस माह से ये वहाँ GA55 की शुरुआत होगी और यहाँ पर जो माह सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ये GA55 आपका एंड होगा। यानी आप मार्च 21 से लगाकर फरवरी 22 तक का GA55 चाहते हैं तो ये रहने देवें, और अन्यथा आप अगर कम माह का चाहते हैं तो इसमें से महीने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हो सकता है आप अलग अलग DDO के पास रहे हैं और आपको 2 या 3 GA55 बनाने पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ जो माह सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे मई 21 से लगाकर मुझे यहाँ पर अक्टूबर 21 तक का ही GA55 चाहिए, तो आपका जो पीछे GA55 बनेगा वो इन्हीं माह के दरमियान बनेगा। मई 21 से लगाकर अक्टूबर 21 तक का ही आपका GA55 पीछे कैलकुलेट होगा। और यदि आपको पूरे 12 माह का एक ही GA55 बनाना है तो मार्च 21 से लगाकर आप फरवरी 22 तक का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेवे दोनों कॉलम के अंदर, तो आपका GA55 उसके अनुसार ही होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। ये आपका पे और डिडक्शन दोनों से रिलेटेड है। अगर आपको जो भी अलाउंस मिल रहा है और वो अलाउंस राशि अगर आप इन पीले कलर की सेल के अंदर फिल कर देते हैं तो पीछे GA55 के अंदर इसके अनुसार कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका अलाउंस है। उसके आगे डिडक्शन वाले कॉलम हैं, ये थोड़ा कलर अलग कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से SI, GPF, LIC, RGHS, SI लोन, GPF लोन, GPF 2004, SI इंटरेस्ट और अदर, ये कॉलम हमने कुछ दिए हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से SI लोन से लगाकर अदर तक ये एडिटेबल है। अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे तो GA55 में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट आप वहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। जो भी करेक्शन करना है इस मास्टर शीट पर यहाँ पर आप करेक्शन कर दीजिए। आपको GA55 लोन वाला नहीं चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप फिल कर देवें और नीचे इस पीले कलर की सेल के अंदर राशि लिख लेवे, पीछे कैलकुलेशन हो जाएगी। अगला जो कॉलम है वो है इनकम टैक्स डिडक्शन से जो सैलरी से कटा है। हर माह आपका जो सैलरी से डिडक्शन हो रहा है इनकम टैक्स का, वो हर माह की एंट्री कर देवे, पीछे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। मास्टर शीट का जो चौथा पार्ट ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर जो भी आपको ज़रूरत है वो देख लेवे, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेवे। और अगर 28% DA मिला हुआ है तो आप इसको यस रहने देवें। कई ऐसे कार्मिक हो सकते हैं जिनको अभी भी 28% DA नहीं मिल रहा है किसी भी कारणवश, तो उसको आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेवें। आपने इतनी सी जानकारी फिल की, आपका ये प्रोग्राम लगभग कंप्लीट हो गया है, यानी 90% कार्य आपका पूरा हो चुका है और पीछे कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो रही है। इस वर्क के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे, आगे आएगा आपका GA55 चेक एंड एडिट। जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये सीट आपके सामने ओपन हो जाएगी और इस सीट के अंदर आपको चेक करना है। इस सीट का नाम ही चेक एंड एडिट है, यानी पहले आप इसको चेक करना है। आप अपने पे मैनेजर से अपना GA55 निकालिए और उस GA55 के अनुसार इस GA55 को चेक करिए और कहीं पर भी आपको त्रुटि नज़र आती है तो आप इसको ज़रूर एडिट करके उसको सुधार कर लेवे, क्योंकि ये सीट बिल्कुल अनलॉक है, इसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, अगर आप जहाँ पर भी करेक्शन करेंगे वहाँ से फॉर्मूला का लिंक हट जाएगा और अगर किसी दूसरे साथी का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर वहाँ आपका सही नहीं आएगा। इसलिए दूसरे साथी का आप जब भी कैलकुलेशन करें नई सीट पर ही करें। ऐसे इस सीट को शानदार तरीके से डिजाइन की हुई है। आपका जो GA55 पे मैनेजर से निकला है उससे मिलान करेंगे तो 99% आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक मिलेगी। हो सकता है कहीं पर भी त्रुटि अगर रह जाती है तो आप उसमें संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं।
जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और सीट ओपन होगी जिसका नाम है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। वैसे इसका नाम ही एक्स्ट्रा डिडक्शन है, इसका मतलब अगर आपका जो पे सैलरी या पे स्लिप जो है उसके अलावा आपने कोई कटौती करवाई है तो वो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। इसके अंतर्गत आप प्रत्येक कॉलम को बारीकी से चेक कर लेवे कि कहीं पर भी आपको कोई और डिडक्शन करवाई है और उसका मेंशन करना है तो आप ज़रूर करें। कम से कम हमने यहाँ 38 बिंदु और दिए हैं, उसमें आप आसानी से कैलकुलेशन अपनी करवा सकते। इसमें 3-4 कॉलम ऐसे हैं जो ज़्यादातर साथियों के काम आने वाले हैं, उसको ज़रूर मैं यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे ज़्यादातर कार्मिकों के ये ऑप्शन गृह ऋण जिसकी मूल किस्त है वो यहाँ लिखनी है, और अगर उस पर जो भी ब्याज की छूट लेनी है वो यहाँ लिखनी है। अगर आपकी कोई LIC सैलरी से कट रही है तो उसको मेंशन नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपने कोई जीवन बीमा प्रीमियम यहाँ से रसीद के माध्यम से कटवाया है, जमा करवाया है और उसकी छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें बिंदु नंबर 9 के अंदर। अगर आपने PLI करवा रखी है और उसकी छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें बिंदु नंबर 10। ट्यूशन फीस से रिलेटेड बिंदु नंबर 11 है, आपकी अगर लागू हैं तो ज़रूर यहाँ राशि फिल करें। और ज़्यादातर साथियों के ये आता है 80G धर्मार्थ संस्था के लिए दान। अगर क श्रेणी के अंदर है, क श्रेणी का मतलब ये होता है कि अगर उसको राशि अगर डोनेट की है तो पूरी की पूरी 100% उनको छूट मिलती है, तो वो इस कॉलम के अंदर करें। और ख श्रेणी का मतलब होता है कि जो राशि हमने डोनेट की है उसका 50% हमें फ़ायदा मिलता है, तो हमें इस कॉलम के अंदर करना है। एक कॉलम और अति महत्वपूर्ण है जो है बचत खाते पर अधिकतम हमें 10,000 की जो छूट मिलती है 194A1 के माध्यम से, तो वो हमें यहाँ पर राशि फिल करनी है। जो भी आपका बचत खाता पर ब्याज जमा हुआ है आप अपनी जो डायरी है बैंक डायरी उसको देखकर जरूर यहाँ पर मेंशन करें। 80CCD1B नवीन पेंशन योजना में जो अतिरिक्त अंशदान होता है और उसकी अधिकतम 50,000 तक छूट नियमों के अनुसार मिलती है। अगर आप उस नियमों के अंतर्गत आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर राशि मेंशन करें। इसके अलावा भी कई सारे कॉलम हैं और अगर वो लागू हैं तो आप ज़रूर उसकी एंट्री करें। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सीट हैं वो HRA से रिलेटेड हैं। राजस्थान के ज़्यादातर जो इलाके हैं उसमें HRA की छूट नहीं मिलती है। HRA की छूट अधिकतर बड़े शहरों में मिलती हैं जहाँ पर हमें जो HRA मिल रहा है और उससे अधिक हमने किराए के रूप में हमने स्पेंड किया है, खर्च किया है, तो हम उसके अनुसार जो हमें रसीद दी गई है उस रसीद के अनुसार हम हमने DDO के माध्यम से या फिर हम जब भी इनकम टैक्स को ऑनलाइन ITR के रूप में भरेंगे उस समय छूट ले सकते। वैसे हमने इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश तो की है, फिर भी आप अपने स्तर पर इसको ज़रूर कैलकुलेट करें और उसको कैलकुलेट करने के बाद छूट लेवें। ज़्यादातर DDO ये छूट देने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती है, तो आप उनसे उलझे नहीं। अगर आप नियमों के अंतर्गत आते हैं और आपको छूट मिलनी है तो आप जब भी ITR को ऑनलाइन करेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी और आपने जो भी इनकम टैक्स भरा है उसका रिफंड मिल जाएगा। इसलिए हमारे साथियों से करबद्ध निवेदन रहेगा कि कई प्रकार की ऐसी छूटें होती हैं जो DDO नहीं दे सकता है। आप जब भी ऑनलाइन करेंगे तब आपको छूट मिल जाएगी और छूट मिलेगी तो आपको रिफंड भी ज़रूर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की जितनी भी सीटें हैं सब आपको ऑटो जनरेट मिलेगी। आप जैसे ये सीट आपके सामने आई है, ये GA55 ओनली प्रिंट लिखा है, यानी यहाँ पर केवल मात्र प्रिंट लेना है। और हमारे कई साथी क्या करते हैं, यहाँ पर करेक्शन करने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ करेक्शन नहीं होता तो फ़ोन उठा के फ़ोन कर देते हैं। और उनको ये बता दिया कि यहाँ पर कोई तरह का एडिट नहीं होगा, जो भी एडिट करना है आपको ये रंगीन कलर की सीट दे रखी है GA55 चेक एंड एडिट ये लिखा है। जो भी आपको करना है यहाँ पर करिए, यहाँ पर केवल आपको प्रिंट लेना है। यहाँ पर लिखा है ना ओनली प्रिंट, तो इसका मतलब ये सीट केवल मात्र प्रिंट ही होगी। आप इसको A4 साइज के पेज के अंदर प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट हो जाएगी। आयकर गणना प्रपत्र का जो अगला फ्रंट पेज होता है कंप्यूटेशन सीट वो इस प्रकार है और आप इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन को जरूर चेक करिएगा। कहीं पर भी अगर त्रुटि है तो पीछे आप चेक एंड एडिट सीट और एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पे आप जरूर संशोधन करें और मास्टर सीट पर ऑप्शन को आप जरूर चेक कर लेवें।
आपकी सीट यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट है, यहाँ पर किसी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं है। यहाँ पर मात्र 3 या 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक ऑप्शन ओल्ड टैक्स रेज्यूम और न्यू टैक्स रेज्यूम, ये ऑप्शन है। आप कौन सी टैक्स स्लैब चाहते हैं वो आप जरूर यहाँ सेलेक्ट करें। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं और ये 2 बटन हैं। आप जिस बटन को सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपका आयकर गणना प्रपत्र तैयार हो जाएगा। जैसे आपके सामने अभी ओल्ड वाला दिखाई दे रहा है, जैसे मैं यहाँ पर केवल मात्र क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, ये न्यू वाला आपके सामने अवेलेबल हो गया कि न्यू टैक्स के अनुसार किस प्रकार से स्लैब तैयार होनी है। इसके अनुसार तो आपका टैक्स बन रहा है 52,418। और यदि मैं इसको ओल्ड में ले जाऊँ और जैसे मैं ओल्ड पे क्लिक करूँ तो इसका आपका टैक्स बन रहा है 41,045 रुपये। और ये क्यों? इसका कारण ये है कि हमें ये जो छूट है अधिकतम 1.5 लाख रुपए की, ये छूट यहाँ मिल गई और 50,000 की जो एक्स्ट्रा डिडक्शन छूट हैं वो भी हमें यहाँ मिल गई। और हमें न्यू टैक्स रेज्यूम के अंदर ये छूट नहीं मिलती है, इसलिए वो टैक्स थोड़ा ज़्यादा बना। और इसके अलावा इस पर एक ऑप्शन और है, अगर आप सेक्शन 80 CC D1B के अंदर अगर छूट चाहते हैं तो आप अगर NPS कार्मिक हैं और उस समय अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ज़रूर यहाँ पर छूट मिल जाएगी। और अगर आप NPS नहीं है तो यहाँ पर 0 ही शो करेगा, क्योंकि मैं GPF में हूँ इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं होगा। मैं इसमें NPS करके थोड़ा आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे सरकारी NPS यहाँ पर भी 0 आएगा, क्योंकि मैं GPF हूँ तो यहाँ पर राशि नहीं आएगी और यहाँ पर भी 0 आएगी। अगर मैं यहाँ पर मास्टर सीट के अंदर जाऊँ और वहाँ जाके GPF की जगह NPS कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर NPS कर दिया, अब मैं कंप्यूटेशन सीट को देखता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा सरकार द्वारा दे NPS है उसकी कैलकुलेशन यहाँ आ गई और उसकी कैलकुलेशन यहाँ जुड़ेगी राशि के अंदर, फिर वापस छूट मिलेगी इस धारा के अंदर 80 CC D2 के अंदर वापस यहाँ हमें छूट मिलती है, ये छूट वापस मिल गई। और अगर मुझे सेक्शन CC D1B के अंदर छूट चाहिए 50,000 की अधिकतम, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे छूट जो मिली है वो इस रेड कलर के अंदर शो हो जाएगी। अगर मैं नियमों के अंतर्गत आता हूँ तो छूट बताएगा और नहीं आता हूँ तो यहाँ राशि नहीं आएगी। और अगर मुझे वो नियम देखना है तो यहाँ पर जब अगर मैं कर्सर रखूँगा तो यहाँ पर आपको एक विजुअल दिखाई देगा, उसके अंदर आपको ये नियम नज़र आ जाएंगे। इस प्रकार कंप्यूटेशन सीट के अंदर आपकी पूरी कंप्यूटेशन हो रही है, गणना हो रही है। अब हम बढ़ेंगे आगे। आगे 2 सीटें हैं, एक सीट है आपकी प्रपत्र 10E की। उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्रपत्र है 89(1), इसके अंदर आपको कैलकुलेशन लिखनी पड़ती है। और इसके अंदर हमने क्या किया कि जो पिछले सालों का जो भी है आपका शुद्ध आयकर जो 10 के गुणांक में है वो इस कॉलम के अंदर लिखना है, जो नीला कलर दिखाई दे रहा है। और उस सत्र के अंदर आपको जो एरियर मिला है और अब मिला है उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ लिखनी है। उसके अनुसार ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पीछे हो जाएगी। और इस पर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखिए। आज वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं इसको सम्मिलित नहीं कर सकता साथ में। अगर आप यहाँ सही से अपनी जो भी आय है या लिख लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फॉर्म 10E के अंदर यह ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर फिर आप इसकी छूट चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो ये छूट यहाँ शो हो जाएगी। अगर आप नहीं आते हो तो इसको नो रहने देवें। अब बढ़ते हैं हम आगे और अगला जो हमारा पार्ट है फॉर्म नंबर 16। ये फॉर्म नंबर 16 भी इसके अंदर अच्छे से रेडी तैयार मिलेगा। आपको केवल इसका प्रिंट लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल ऑटो जनरेट हैं और जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन सीट पे आई है, जो यहाँ गणना यहाँ आपको दिखाई दे रही है, सेम गणना वो आपको यहाँ नज़र आएगी। ये अच्छे से तैयार किया हुआ है, आप इसका केवल मात्र प्रिंट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आगे हो गई और आप आसानी से अपना गणना प्रपत्र मात्र 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और अपने जितने भी साथी हैं, पूरे स्टाफ के साथी, आधे घंटे के अंदर सभी की कैलकुलेशन आप तैयार कर सकते हैं। अब लेते हैं आपसे आज्ञा और अगले वीडियो में फिर मिलने का करते हैं वादा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।